हम लोग क्लास 11th का थर्मोडायनेमिक्स में फिजिकल थर्मोडायनेमिक्स पिछले वीडियोज़ में कर चुके हैं। अब हम उसमें करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक्स का ही एक पार्ट है और थर्मोकेमिस्ट्री जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इसमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात की जाएगी। केमिकल रिएक्शंस में थर्मोडायनेमिक्स का कैसे एप्लीकेशन होता है, तो उसको हम यहाँ पर करेंगे। इसमें हमारा टॉपिक्स क्या क्या होगा? टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंज। अगला होगा राइटिंग द थर्मोकेमिकल इक्वेशन, एंथैल्पी ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस, और उसके बाद एक हेसेज लॉ लेकर चलेंगे और इसका न्यूमेरिकल करेंगे। तो पीछे के वीडियोस को आप लोगों को लिंक इसमें दे दिया जाएगा, उसको देखिए यदि पीछे की चीज़ें आपको समझनी है और उसकी रिक्वायरमेंट हो भी सकती है। तो देखिए जरा, इसमें सबसे पहले हम लेने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंज कैसे है। तो थर्मोकेमिस्ट्री में तो आपको समझ आ गया कि केमिकल रिएक्शंस, जो कोई भी केमिकल रिएक्शंस में हीट चेंज होगा, किसी भी फॉर्म में हीट चेंज हो, तो उसको हम कहेंगे, उसको हम कहाँ स्टडी करेंगे? थर्मोकेमिस्ट्री में। और हीट चेंज के बेसिस पर दो तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एक हमारा एंडोथर्मिक और एक हमारा एक्सोथर्मिक, जिसको आप बहुत पहले से सुनते आ रहे होंगे। तो एंडोथर्मिक एक हमारा है और एक है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में हीट को पॉजिटिव माना जाता है, Q को पॉजिटिव माना जाता है, इसको हम Q भी कह सकते हैं। और यहां पर Q हमारा नेगेटिव है, इसमें Q से हीट को दिखाया गया है, यानी यहां पर रिलीज हो रहा है हीट, इसको माइंड में रखना है, और इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है। जिस किसी भी केमिकल रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो उसको एंडोथर्मिक कहेंगे, और जिसमें हीट रिलीज हो उसको कहेंगे एक्सोथर्मिक। इन दोनों की यहाँ पर स्टडीज की जाएगी। अब यहाँ पर आ जाता है राइटिंग थर्मोकेमिकल इक्वेशन। हमें यहाँ पर थर्मोकेमिकल इक्वेशन को लिखने की कोशिश करनी है। थर्मोकेमिस्ट्री में इक्वेशंस को हम किस तरह से दिखाते हैं? तो जनरली थर्मोकेमिस्ट्री में इक्वेशंस को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है? यदि किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन हो रहा है, किसी कंपाउंड का, जैसे हमारा CO2 का प्रिपरेशन हो, तो जिसका प्रिपरेशन यानी फॉर्मेशन हो रहा है उसको हमें 1 मोल रखना है, और इनके एलिमेंट से ही इसको प्रिपेयर करना है, फॉर्म करना है। इसका फॉर्मेशन इसके अपने एलिमेंट से ही होगा। एलिमेंट इसमें कौन कौन सा है? C है और O है। अब इनके अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, इनको जो एलिमेंट्स है उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो ये हमारा गैस होता है। कार्बन हम जानते हैं ग्रेफाइट और डायमंड के फॉर्म में या कोल के फॉर्म में सॉलिड स्टेट में है। तो कार्बन हमारा सॉलिड हो गया, और सॉलिड को हम 1 एटम से शो कर सकते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन में, भले उसका फॉर्मूला कुछ और होता हो। जैसे आगे हम करेंगे फॉस्फोरस के बारे में यदि बात करें, तो फॉस्फोरस हमारा एक्चुअली इसका फॉर्मूला P4 होता है, लेकिन ये सॉलिड है तो इसको भी आप ऐसे दिखा सकते हो, सिंगल एटम से दिखा सकते हो। अब ऑक्सीजन हमारा गैस है, गैस जनरली डायटोमिक होता है, एक ओजोन हमारा ट्रायटोमिक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन डायटोमिक गैस है, तो O2 हमने दे दिया और यहाँ गैस लिख दिया। अब इसको हम जब बैलेंस करेंगे तो ध्यान रखेंगे जो हमारा प्रोडक्ट है यानी जिसका फॉर्मेशन हो रहा है उसको 1 मोल ही होना चाहिए, उसके बेसिस पर रिएक्टेंट को बैलेंस किया जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्चुनेटली ये बैलेंस्ड है। अब P+O2, यदि हमारा इसमें दिया है P2O5 बन रहा है, तो इसमें ज़रा बैलेंसिंग पर ध्यान देना है। तो देखिए ज़रा, P हमारा सॉलिड है, O2 तो हमारा गैस है, ठीक है, और O यहाँ पर 5 एटम है, यहाँ पर 2 एटम है। यदि हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तब ये 10 एटम हो जाता है। तो करेंगे क्या? डायटोमिक में हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 2 ले लिया। अब ये हमारे पास 5 एटम है, ट्रायटोमिक रहता हम 3 से डिवाइड कर सकते थे, तो 5 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दिया, यानी 5/2 से डायटोमिक में मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से हमारा P2O5 आ जाएगा, और P2O5 भी हमारा गैसेस फॉर्म में है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। जैसे हमारा इथेनॉल का प्रिपरेशन है C2H5OH,
ये जनरली लिक्विड स्टेट में होता है, एल लिख दिया हमने। कार्बन हमारा सॉलिड है, सिंगल एटम सी के फॉर्म में आएगा। हाइड्रोजन हमारा गैस है, H2 के फॉर्म में आएगा। और ऑक्सीजन भी हमारा गैस है, O2 के फॉर्म में रहेगा। अब यहाँ पर C, इसको तो हमें 1 मोल ही रखना है क्योंकि इसका प्रिपरेशन हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो C को यहाँ पर बैलेंस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में बैलेंस कर रहे हैं। C को बैलेंस किया, 2 कर दिया। H हमारे पास 5 + 1 6 है, तो यहाँ पर 3 आ गया। और ऑक्सीजन सिंगल एटम के फॉर्म में है, तो 1/2 आ गया। तो इस तरह से हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन फॉर्मेशन के लिए लिख सकते हैं। यह हमारा फॉर्मेशन का था। अब यदि हमें किसी कंपाउंड का कंबस्शन करवाना है, कंबस्शन का रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, तो जरा उसको देख लें। आगे हम कंबस्शन के लिए देख रहे हैं। जैसे मान लेते हैं हमें यहां पर H2 का कंबस्शन लिखा हुआ है। H2 का कंबस्शन H2O बनाने के लिए कंबस्शन किसके प्रेजेंस में होता है? O2 के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अब यहां पर हमें बैलेंस करना है तो किसको 1 मोल रखना होगा? हाइड्रोजन हमारा गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है और H2O लिक्विड है। तो 1 मोल जिसका हम कंबस्शन करवा रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन का कंबस्शन है, हाइड्रोजन को 1 मोल रखना है। बाकी सबको हम बैलेंस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर 1 है, तो क्लियरली 1/2 हो जाएगा और इस तरह से हमारा ये बैलेंस्ड है। अब यदि हम यहाँ पर कंबस्शन ले लेते हैं इथेनॉल का, C2H5OH का कंबस्शन प्लस O2, किसी भी हाइड्रोकार्बन वाले कंपाउंड को यदि हम कंबस्शन करवाते हैं तो CO2 एंड H2O हमारा प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको तो 1 मोल ही रखना है, माइंड में पूरा पूरा सेट रखना है। तो ये 1 मोल रहेगा, बाकी सबको हम बैलेंस कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पर पहले CO2 और H2O को बैलेंस करें। तो C हमारा यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 करने के लिए 2 हो गया। H हमारा यहाँ पर 6 है, तो यहाँ 3 आ गया। और इस तरह से ऑक्सीजन हमारे पास 2 2 जब 4 + 3 7 आ गया। क्लियरली यहाँ 7/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कंबस्शन के रिएक्शंस को शो कर सकते हैं। अब आता है स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको आप फेज ट्रांसफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं। मैंने एक समझने के लिए स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होना है। जैसे H2O हमारा सॉलिड है, यानी आइस के फॉर्म में है, वो मेल्ट हो रहा है, H2O लिक्विड बन रहा है। क्लियरली दोनों 1 मोल है, कोई भी बैलेंसिंग रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फेज ट्रांसफॉर्मेशन में बैलेंसिंग रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे हमारा H2O लिक्विड से H2O वेपर बन रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है, सॉरी। इस तरह से फेज ट्रांसफॉर्मेशन में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती है। यदि हमारा एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसमें क्या करना है, कार्बन हमारा जैसे ग्रेफाइट के फॉर्म में है और इसको हमें क्या करना है, C डायमंड बनाना है। इसमें कोई बैलेंसिंग रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ हमें ग्रेफाइट और डायमंड लिख देना है, एक जैसा ही एटम रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब तो हम लोग अब आगे करने जा रहे हैं। हमने इसमें से 2 टॉपिक कर लिया, अब तीसरा टॉपिक कर रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस, उनको कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर सीखना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे होगा, कैसे उसको हम फाइंड करेंगे। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस, इसमें ध्यान रखना, हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी को ΔH ऊपर नॉट लगा के दिखाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, और रिएक्शन के लिए हम नीचे R लगा देंगे। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो गया। तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा सम। मैं यहाँ सिग्मा से सम दिखा रहा हूँ, ये मेरा सिग्मा है, ध्यान रखेंगे। सिग्मा ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स माइनस सिग्मा ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स।
रिएक्टेंट के एंथैल्पी को, जितने भी रिएक्टेंट हैं उन सब के एंथैल्पी को ऐड करके, प्रोडक्ट के एंथैल्पी जितने भी प्रोडक्ट उनको ऐड करके माइनस करने से हमारा रिएक्शन की एंथैल्पी आ जाएगी। तब रिएक्शन भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो यदि हमारा फॉर्मेशन का है तो उसको हम लिखेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और उसको हम डेल्टा एच नोट एफ से दिखाएंगे, एफ एच नोट बोल सकते हो। ये हमारा फॉर्मेशन के लिए हो गया। उसी तरह से कंबस्शन में हम नीचे सी लगा सकते हैं, ये कंबस्शन के लिए हो गया, या आप चाहें तो COMB लगा सकते हैं, जनरली सी लगाया जाता है। इस तरह से कंबस्शन की एंथैल्पी हो गई। तो इस तरह से हम डिफरेंट रिएक्शंस के एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करेंगे और उसको हम दिखा सकते हैं। अब आते हैं हम बात, क्या हम इन रिएक्शंस की एंथैल्पी को एक दूसरे के हेल्प से निकाल सकते हैं? यस, फाइंड कर सकते हैं। यदि हमें कुछ रिएक्शंस का मालूम हो तो किसी दूसरे रिएक्शन की एंथैल्पी निकल सकती है, फाइंड हो सकती है। तो वो कैसे होगी? तो उसके लिए हम हेसेज लॉ यूज करेंगे। आप ये प्लस माइनस वाला काम तो कर लेंगे, यदि हमें प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का गिवन हो तो उसको माइनस करके निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने अभी क्या डिस्कस किया, कभी कभी कुछ रिएक्शंस की एंथैल्पी हमें गिवन होती है और किसी अननोन रिएक्शन जिसकी एंथैल्पी हमारे पास नहीं है उसका हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, देखिए उसके लिए हमें क्या करना है, हेसेज लॉ करना है। कहा जाता है हेसेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। स्टेटमेंट एनसीईआरटी में बहुत इजी दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट वहां से पढ़ेंगे। स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है मैं यहां पर उसको समझा रहा हूं। तो इसमें नाम से पता चल रहा है कांस्टेंट हीट समेशन, समेशन मतलब टोटल हीट। तो टोटल हीट किसी भी रिएक्शन की सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी। भले उस रिएक्शन को हम किसी भी तरीके से करवाएं, कितने भी स्टेप में करवाएं या सिंगल स्टेप में करवाएं, यानी रिएक्शन को सिंगल स्टेप में ले जाएं या मल्टीपल स्टेप में ले जाएं। सिंगल स्टेप में जो रिएक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन, और जो मोर देन वन स्टेप में होता है उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो किसी भी कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनाएं या एलिमेंट्री फॉर्म में बनाएं, एलिमेंट्री रिएक्शन की हेल्प से बनाएं, तो उसकी टोटल हीट हमेशा फिक्स रहेगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने C और O2 यानी कंप्लीट कंबस्शन ऑफ कार्बन करवा के CO2 बनाया और इसका डेल्टा H मान लेते हैं x किलो जूल है, x किलो जूल पर मोल है। अब इसी को हम दो स्टेप में बना सकते हैं। ये हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन हो गया CO2 के फॉर्मेशन का। CO2 के फॉर्मेशन का कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या बन सकता है, यदि हमारे पास लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, पहले लिमिटेड सप्लाई यानी कम ऑक्सीजन के हेल्प से हम CO बनाएंगे और इसका डेल्टा H मान लेते हैं Y है, और इसी CO को हम फिर दोबारा रिमेनिंग ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा के CO2 बना सकते हैं और इसका डेल्टा H मान लेते हैं Z है। तब ये लॉ हमें क्या कहते हैं, हमने जो वन स्टेप में जब CO2 को बनाया उसका जो x किलो जूल पर मोल था वही उतना ही x किलो जूल पर मोल दोनों स्टेप को मिलाकर आना चाहिए, यानी y प्लस जेड के इक्वल होना चाहिए। ये हमारे पास है। अब इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि हमें CO2 के फॉर्मेशन का वन स्टेप में एंथैल्पी मालूम है, तो मान लो हमें CO के फॉर्मेशन का गिवन नहीं है बट CO से CO2 के फॉर्मेशन का हमारे पास गिवन है, तो दोनों को माइनस करके हम निकाल सकते हैं y। यानी y फाइंड करना हो तो x में से z को माइनस कर सकते हैं, और यदि z फाइंड करना हो तो x में से y को माइनस कर सकते हैं, और यदि x फाइंड करना हो तो y प्लस z दोनों को सम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कर सकते हैं अपना काम। तो अब हम इस रिएक्शन का बाकी किसी एक न्यूमेरिकल को देखते हैं कि न्यूमेरिकल का यूज करके इसको हम कैसे न्यूमेरिकल में इसका यूज कर सकते हैं। तो वो हम देखने जा रहे हैं। हम लोग अब न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं एक, जो हमारा एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 12th क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, CO2, N2O4 और N2O, इनका हमें गिवन है, और जो यहाँ पर रिएक्शंस है उसकी एंथैल्पी निकालनी है। तो रिएक्शन क्या है जिसकी एंथैल्पी हमें निकालनी है, पहले उसको लिख लेते हैं।
रिएक्शन दिया हुआ है N2O4 प्लस 3CO। यहाँ पर सबका स्टेट सेम है, इसलिए स्टेट मैं यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ। गिव N2O प्लस 3CO2, ये हमारे पास है। तो अब देखिए जरा, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। हमें इनकी इंथैल्पी जो है फाइंड करनी है। इसकी डेल्टा H क्या होगी, रिएक्शन की। इसके लिए हमें किनका किनका गिवन है, CO के फॉर्मेशन का गिवन है, CO हमारा प्रोडक्ट हो गया। CO2 के फॉर्मेशन की इंथैल्पी गिवन है, CO2 भी हमारा प्रोडक्ट हो गया। N2O के फॉर्मेशन की गिवन है, N2O भी प्रोडक्ट के फॉर्म में यूज होगा। और N2O4 इनकी भी गिवन है, ये भी हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा। CO के फॉर्मेशन की इंथैल्पी हमारे पास है -110। ध्यान रखना यहाँ पर साइन दिया रहेगा। इसकी इंथैल्पी है -393। इसकी है 81, पॉजिटिव है, पॉजिटिव लेंगे। और 9.7 है N2O4 का, इसका 9.7 ये भी पॉजिटिव है। तब CO के फॉर्मेशन का रिएक्शन क्या बनाएंगे, हम पीछे थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखना सीख चुके हैं, तो उसके बेसिस पर C प्लस हाफ O2 बनेगा। CO2 के लिए C प्लस O2 बनेगा। N2O के लिए N2 प्लस हाफ O2 बनेगा। और N2O4 के लिए N2 प्लस 2O2 बन जाएगा। इस तरह से हमारा रिएक्शंस हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इनका हमें हेल्प करना है और इसका फाइंड करना है। बहुत ही कॉशियस होकर ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। मैं कंपाउंड का नाम भी बोलूँगा और फर्स्ट सेकंड भी यूज कर दूंगा आपके इजी समझने के लिए। तो देखिए जरा, यहाँ पर हम सबसे पहले इन रिएक्शन के बेसिस पर जिसकी इंथैल्पी निकालनी है, इस गिवन रिएक्शन को अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमें N2O प्रोडक्ट में चाहिए, हम प्रोडक्ट को पहले ले लेते हैं। आप पहले रिएक्टेंट को भी ले सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। N2O हमें प्रोडक्ट में चाहिए। N2O हमारे जिनकी इंथैल्पी गिवन है उसमें प्रोडक्ट में ही है। और यहाँ 1 मोल चाहिए, यहाँ भी 1 मोल ही है। ये रिएक्शन हमारा थर्ड वाला एज इट इज रहेगा। N2 प्लस हाफ O2 गिव N2O, और इसकी इंथैल्पी भी एज इट इज रहेगी 81। कौन है? हाँ, तो इसका हमारा 81 गिवन है। अब हमें और क्या चाहिए प्रोडक्ट में, CO2 चाहिए, लेकिन CO2 का हमें 3 मोल चाहिए। हमें यहाँ प्रोडक्ट में CO2 गिवन है हमारे गिवन रिएक्शन में, बस इसको हमें रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना है 3 CO2 लाने के लिए। उसकी वजह से क्या होगा, इंथैल्पी में भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और CO2 हमारा प्रोडक्ट में ही है, प्रोडक्ट में ही चाहिए, तो डायरेक्शन सेम रहेगा रिएक्शन का। बस 3 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बन जाएगा 3C प्लस 3O2 गिव 3CO2। और इसकी इंथैल्पी -393 इंटू 3 आ गया। अब इसके बाद रिएक्टेंट वाला हम देखेंगे। N2O4 हमारे पास रिएक्टेंट में जिसकी इंथैल्पी निकालनी है, लेकिन जिसकी इंथैल्पी गिवन है वहाँ प्रोडक्ट में है। तो क्लियरली इस रिएक्शन को हम रिवर्स करेंगे, उल्टा कर देंगे। यहाँ प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना देंगे और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना देंगे। उससे क्या होगा, इंथैल्पी का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ 1 मोल है, यहाँ भी 1 मोल है, इसलिए कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिर्फ हम उल्टा करेंगे रिएक्शन को। N2O4 से हमारा आ गया N2 प्लस हाफ O2, और इसकी इंथैल्पी हो जाएगी -9.7। यहाँ 2O2 है, सॉरी। अब हमारे पास CO वाला है। CO हमारा यहाँ रिएक्टेंट में हमें चाहिए, यहाँ प्रोडक्ट में गिवन है। तो ये रिएक्शन हमारा रिवर्स हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो रिवर्स एज वेल एज 3 से मल्टीप्लाई, तो रिवर्स होने से साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो क्या बन जाएगा 3CO गिव 3C प्लस 3/2 O2। और यहाँ इंथैल्पी हो गया 110 इंटू 3।
अब इस रिएक्शन को यदि आप ऐड करेंगे, ऊपर वाला रिएक्शन एज इट इज आ जाएगा, जो कॉमन थिंग है उसको कैंसिल करेंगे। तो हम यहाँ कॉमन थिंग को कैंसिल कर रहे हैं, 3C बेटा कैंसिल हो जाता है, और N2 कैंसिल हो जाता है, और हमारे पास 3.5 O2 है। इधर 1.5 और 2 को ऐड करके 3.5 आ जाएगा, कैंसिल हो गया। और आप देखोगे क्लियरली हमारा ये रिएक्शन बचता है, N2O4 + 3CO, N2O4 + 3CO गिव N2O + 3CO2। तो यानी रिएक्शन ऐसे आ गया, इसका मतलब हमें एंथैल्पी को भी ऐड करना है। यानी हमारे पास रिएक्शन की एंथैल्पी आ जाएगी, साइन को ध्यान रखेंगे ऐड करते हुए, 81 + -393 × 3 + -9.7 + 110 × 3। अब इसका जो सॉल्यूशन आएगा, जो प्लस माइनस करके आएगा, वो हमारा आंसर आएगा। इसका आंसर अप्रॉक्सीमेट -778 आ जाता है किलो जूल पर मोल। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा सॉल्व करके। और मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स।